हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पुष्प, जिसे एक रूपांतरित परोह कहा जाता है। इस लेक्चर के भाग 1 के अंदर हमने बात की थी पुष्प की सामान्य संरचना के बारे में, साथ ही बात की थी पूर्ण तथा अपूर्ण पुष्पों के बारे में, पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्प दल विन्यासों के बारे में बात की थी अपन ने। इस लेक्चर में मुख्यतः अपन बात करेंगे पुष्प के नर जननांग तथा मादा जननांगों के बारे में। तो जो पुष्प का नर जननांग होता है वह कहलाता है एंड्रोइशियम या उमंग। यह पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। संरचना की बात की जाए तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक पुतंतु, दूसरा परागकोश और तीसरी चीज होती है संयोजी या कनेक्टिंग। बात करें पुंकेसर की संख्या के आधार पर पुष्पों में पाए जाने वाली विविधता के बारे में, तो यदि पुंकेसर की संख्या जो है वह 1 है तो इसे कहते हैं मोनो एंड्रस अवस्था, जैसे यूफोर्बिया में देखने को मिलती है। यदि 2 पुंकेसर हैं तो डायएंड्रस अवस्था कहलाएगी, जैसे कोरोनोपस के अंदर देखने को मिलती है। 3 पुंकेसर हैं तो ट्राइएंड्रस, उदाहरण क्रिटिकम। 4 पुंकेसर हैं तो टेट्राएंड्रस, उदाहरण स्कोपेडियम। और 4 से अधिक है तो पॉलीएंड्रस, जैसे कोरकोरस के अंदर देखने को मिलती है। बात करते हैं जो पुंकेसर हैं उनके ससंजन के बारे में, तो इसके आधार पर पुष्पों में निम्न प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। एक अवस्था होती है जिसे कहा जाता है मोनो एडल्फस। यह अवस्था तब देखने को मिलती है जब पुष्प में उपस्थित उमंग या पुंकेसरों के जो फिलामेंट्स हैं, पुतंतु हैं, वो आपस में जुड़ करके एक नलिकानुमा संरचना का निर्माण कर लें तथा जो परागकोश हो वो एक दूसरे से मुक्त हो। देख सकते हैं यहाँ पे, यदि पुतंतु आपस में जुड़कर एक नलिका निर्माण कर लेते हैं और जो परागकोश हैं वो मुक्त हो आपस से, तो इस अवस्था को कहते हैं मोनो एडल्फस अवस्था। दूसरी अवस्था कहलाती है डायएडल्फस अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो पुतंतु हैं वो आपस में जुड़कर 2 समूहों का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि परागकोश मुक्त हैं एक दूसरे से। तीसरी अवस्था पॉलीएडल्फस कहलाती है, जहाँ पे पुतंतु जुड़कर के अनेक समूहों का निर्माण कर लेते हैं और जो परागकोश हैं वो फ्री रहते हैं एक दूसरे से। अन्य अवस्था में देख सकते हैं कि सिनजिनेसियस कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे जो एंथर हैं, यहाँ पे परागकोश आपस में जुड़ करके एक समूह बना लेते हैं। देख सकते हैं चित्र में, परागकोश आपस में जुड़ करके एक समूह बना लेते हैं, जबकि जो पुतंतु होते हैं वह फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं। इस अवस्था को कहते हैं सिनजिनेसियस अवस्था। नेक्स्ट जो है वो कहलाती है अवस्था सिनएंड्रस अवस्था। इस सिनएंड्रस अवस्था में क्या होता है कि सारे के सारे एंथर यानी परागकोश और पुतंतु आपस में जुड़ करके एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। देख सकते हैं चित्र में, परागकोश व पुतंतु आपस में जुड़कर एक ही समूह बना लेते हैं। अवस्था कहलाती है सिनएंड्रस अवस्था। बात करते हैं पुतंतुओं के परागकोश से संलग्न के आधार पर पुष्पों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में। तो जो फिलामेंट है वो एंथर से निम्न प्रकार से जुड़ सकता है। पहली अवस्था कहलाती है बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न अवस्था। इसमें जो पुतंतु है वह परागकोश के आधार से कनेक्ट होता है, आधार से जुड़ता है। नेक्स्ट अवस्था कहलाती है डॉर्सिफिक्स्ड या पृष्ठ लग्न अवस्था। इसमें जो पुतंतु है वह परागकोश के पृष्ठीय भाग में जाकर के जुड़ जाता है। नेक्स्ट अवस्था कहलाती है एडेनेट या संलग्न अवस्था। यहाँ पे जो पुतंतु है वह परागकोश की पूर्ण लंबाई में जुड़ा हुआ रहता है, इसे कहते हैं एडेनेट या संलग्न अवस्था। नेक्स्ट कहलाती है वर्सेटाइल या मुक्तदोली अवस्था। यहाँ पे जो पुतंतु है वह जाकर के परागकोश के पृष्ठीय भाग के अंदर
मिडल, एकदम मिडल में या मध्य भाग में जाकर के जुड़ जाता है और यह इस प्रकार से जुड़ता है कि अब जो पराग कोश है ये मुक्त रूप से इस धुरी के ऊपर दोलन कर सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है वर्सेटाइल या मुक्त दोली प्रकार का संलग्न। भूतंतु का परागकोश से संलग्न। नेक्स्ट बात करें अपन गाइनोशियम के बारे में या जायांग के बारे में, तो यह जो पुष्प है उसका सबसे आंतरिक चक्र होता है और इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट होती है वह कहलाती है अंडप या कार्पल, और इसके कुछ भाग होते हैं जो अपन ने पहले लेक्चर में भी बात की थी। जो आधारीय फूला हुआ भाग है वह कहलाता है अंडाशय। इसके ऊपर एक नलिकाकार संरचना होती है जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं और ऊपर एक फ्लैटन संरचना होती है जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। अब अंडकों की संख्या के आधार पर पुष्पों में पाई जाने वाली विविधता देख सकते हैं अपन। यदि केवल एक अंडक है या एक ही कार्पल है तो इसे कहेंगे मोनोकार्पिलरी अवस्था। सिंगल कार्पल, उदाहरण के लिए लेग्यूमिनोसी कुल के पादप। बाइकार्पिलरी सोलोनेसी के अंदर देखने को मिलती है, 2 कार्पल होते हैं। यदि कार्पल की संख्या 3 है तो इसे कहेंगे ट्राइकार्पिलरी, देखने को मिलती है लिलिएसी के अंदर। यदि 4 कार्पल है तो टेट्राकार्पिलरी अवस्था कहलाती है, देखने को मिलती है अपने को धतूरे के अंदर। और यदि 5 कार्पल है तो उसे कहेंगे अपन पेंटाकार्पिलरी अवस्था, देखने को मिलती है मेलिएसी कुल के अंदर। बात करते हैं एपोकार्पस तथा सिनकार्पस अवस्था की। तो यदि जो अंडक हैं, कार्पल्स हैं, वो एक दूसरे से मुक्त हैं, फ्री हैं, तो अवस्था कहलाएगी एपोकार्पस या वियुक्ता अंडपीय अवस्था। और यदि जो कार्पल हैं वह क्या हैं, वह फ्यूज्ड हैं आपस में। तो कार्पल की संख्या यहाँ पे भी 3 है, परंतु ये क्या है, जुड़े हुए हैं ये अंडक, तो इसे कहेंगे संयुक्ता अंडपी या सिनकार्पस अवस्था। यहाँ पे कुछ विविधता देख सकते हैं कि इस सिनकार्पस या संयुक्ता अंडपी अवस्था के अंदर जो लॉक्यूल है या प्रकोष्ठ है उसकी संख्या 1 ही है, जबकि यहाँ पे जो सिनकार्पस अवस्था है यहाँ कार्पल की संख्या या अंडकों की संख्या 4 है और इसके अंदर 4 अलग अलग लॉक्यूल्स या प्रकोष्ठ हैं जिसके अंदर ये व्यवस्थित हैं। आगे बात करते हैं जो अंडाशय है उसके अंदर प्रकोष्ठों के आधार पर पुष्पों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ओवेरी, यदि केवल एक ही प्रकोष्ठ उपस्थित है तो उसे कहेंगे एक प्रकोष्ठीय या यूनिलॉक्यूलर, जैसे स्टीलेरिया के अंदर देखने को मिलती है, देख सकते हैं चित्र में भी केवल एक प्रकोष्ठ उपस्थित है। यदि 2 प्रकोष्ठ उपस्थित हैं तो इसे कहेंगे बायलॉक्यूलर, देख सकते हैं चित्र में 2 लॉक्यूल्स हैं जैसा देखने को मिलता है उदाहरण के लिए कैंथेसी के अंदर। 3 लॉक्यूल्स हैं या 3 प्रकोष्ठ हैं तो इसे कहेंगे ट्राइलॉक्यूलर या 3 प्रकोष्ठीय, जैसे देखने को मिलती है लिलिएसी के अंदर, देख सकते हैं चित्र में। यदि 3 से ज़्यादा लॉक्यूल या प्रकोष्ठ है तो इसे कहेंगे मल्टी लॉक्यूलर, ये रहा चित्र। और उदाहरण के लिए मालवेसी कुल। रैपलम की यदि बात की जाए तो यहाँ पे प्रकोष्ठ जो होते हैं वह आभासी प्रकार के होते हैं। यदि आभासी प्रकोष्ठ उपस्थित हैं तो उसे कहेंगे रैपलम, और ऐसा देखने को मिलता है क्रूसीफेरी कुल के। बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है बीजांड विन्यास। तो अंडाशय के अंदर जो बीजांडों का अभिविन्यास होता है उसे कहा जाता है बीजांड विन्यास। सबसे पहले प्रकार का जो बीजांड विन्यास है उसे कहा जाता है मार्जिनल या सीमांत प्रकार का बीजांड विन्यास। यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप होते हैं प्लेसेंटा के मार्जिन्स पे, देख सकते हैं अपन। यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं ये डेवलप होंगे प्लेसेंटा के मार्जिन्स पे अलोंग द वेंट्रल स्यूचर। इस प्रकार का जो बीजांड विन्यास है वो देखने को मिलता है मोनोकार्पिलरी, यानी एक अंडपी जो ओवेरी होती हैं उसके अंदर, और यहाँ पे लॉक्यूल्स की संख्या या प्रकोष्ठों की संख्या भी एक ही होती है। उदाहरण के लिए लेग्यूमिनोसी कुल के पादप। दूसरी बात करें बीजांड विन्यास में तो
जो प्रकार है वो है पैराइटल प्रकार का बीजांड विन्यास, जिसे कहा जाता है भित्तीय। भित्तीय प्रकार का बीजांड विन्यास देखने को मिलता है पेपावेरेसी कुल के पादपों के अंदर। यहाँ क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा वह जगह जहाँ पे ओव्यूल डेवलप होते हैं, इनका निर्माण होता है जो कोहेरिंग मार्जिन्स होते हैं। प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय द स्वेलिंग अप ऑफ कोहेरिंग मार्जिन्स। मार्जिन्स जो होते हैं उनकी स्वेलिंग के वजह से, फूलने के वजह से वहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप होते हैं और इन प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार का जो बीजांड विन्यास है ये देखने को मिलता है बहुअंडपी एक प्रकोष्ठीय ओवेरी के अंदर। ठीक है, यानी प्रकोष्ठ की संख्या एक ही होगी, परंतु जो अंडप हैं उनकी संख्या एक से अधिक होगी। नेक्स्ट जो प्रकार है बीजांड विन्यास का वो है अक्षीय या एक्सियल प्रकार का बीजांड विन्यास। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होता है फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। केंद्रीय अक्ष होती है उस पे प्लेसेंटा डेवलप होता है। इस प्रकार से प्लेसेंटा है, केंद्रीय अक्ष है उस पे डेवलप होगा, जो कॉरस्पॉन्ड करती है कॉन्फ्लुएंट मार्जिन्स ऑफ द कार्पल। जो कार्पल के संलग्न मार्जिन्स होते हैं ये, इनके कॉरस्पॉन्डिंग डेवलप होती है सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस पे डेवलप होते हैं ओव्यूल। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो ओवेरी है वो होनी चाहिए बाय2 मल्टीलॉक्यूलर, यानी या तो द्विअंडपी हो या बहुअंडपी, सॉरी द्विप्रकोष्ठीय या बहुप्रकोष्ठीय ओवेरी का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए मालवेसी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मुक्त भित्तीय प्रकार के या फ्री सेंट्रल प्रकार के बीजांड विन्यास की। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होता है सेंटर ऑफ द ओवेरी, एकदम ओवेरी के मध्य में प्लेसेंटा डेवलप होता है, और इस प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है आपको प्रीमियोलेसी कुल के पादपों के अंदर। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो ओवेरी है वो होनी चाहिए बहुअंडपी और एक प्रकोष्ठीय। जो प्रकोष्ठ की संख्या है वो एक ही होगी। नेक्स्ट जो है बेसल या आधारीय प्रकार का बीजांड विन्यास। यहाँ पे जो प्लेसेंटा डेवलप होता है वो डायरेक्टली थैलेमस पे हो जाता है, देख सकते हैं अपन, थैलेमस पे हो जाता है, और इसी के ऊपर क्या लग जाते हैं, ओव्यूल लग जाते हैं, और जो ओवेरी है वो एक लॉक्यूलर होती है। उदाहरण के लिए कंपोजिटिकुल के पादप। धन्यवाद।